मेरा तो रोल था जो बीवियों का रोल होता है, पीछे पीछे क्या ना, अजी खाना खा जाइए, तो आपने चाय नहीं पी, अब क्यों जा रही हो, कुछ खा के जाओ। एक दफा मेरी एक रिश्तेदार लाहौर से आई जाली का दुपट्टा करके, तो एक फैशन होते हैं लड़कियों के, तो वो औरत थी, तो एक पठान ने वो जैसे टांगे से उतरी घर के पास, उसका दुपट्टा छीन लिया। कहता है, देख लड़की, यहाँ मच्छरदानी लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं 17 साल की थी जब पार्टीशन हुई। कभी हमने सुना नहीं किसी हिंदू के घर चोरी हुई हो, कभी हमने सुना नहीं किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा हो। हमारे जो पश्तो सेक्शन के लोग थे, जब मैंने उनको बताया भाईजान मैं शादी करने जा रही हूँ, तो कहते हैं कहाँ पंजाबी चोर मिला होगा तेरे को भी कोई, और क्या। मैंने कहा नहीं, वो कश्मीरी है। और फिर ठीक है, वो खून तो ताज़ा है ना। उन्होंने कहा था हम लोग बुत नहीं बनाते, हम बुत परस्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप का बुत यहाँ जरूर बनेगा जिसने पहली बार कश्मीरी जबान में ब्रॉडकास्ट किया था। और उनका हीरो दुनिया में था डीपी धर। डीपी धर के को मैंने भी देखा हुआ है। हमारी शादी के बाद जब हम बीबीसी आ गए तो वो आते थे। जब अभी 2 लाइनें मुझे याद है उसकी, पोशी चमनन द्यावेनार दौन दिलन इंतजार। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कैशलेस स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और यादें की एक और कड़ी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन मैं शुरू में बताऊं, आज की यादों की जो एक कड़ी है, जो एक किस्त है, एक कदर मुख्तलिफ है। ये बेसिकली जो कश्मीर लाइफ का न्यूज़ रूम है उनकी दरियाफ्त है। 2018 के नवंबर के आसपास कश्मीर में एक ब्रॉडकास्टर तशरीफ़ लाई थी, डीपीएस, और विजयधर ने मुझे फ़ोन किया। मैं उसका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने कहा एक हस्ती आ रही है जो हिस्टोरिकली बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जल्दी जल्दी में उसका इंटरव्यू किया। उसका नाम है रजनी कौल। रजनी कौल पेशावर से थे और उनका वो चल बसी 2021 में फरीदाबाद में। वो बेसिकली ब्रिटिश सिटीज़न थी, बेसिकली पेशावर से थी, लेकिन बाद में सेटल हो गई लंदन में। तो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में भी काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, बीबीसी में काम किया, पश्तो सर्विस में। लेकिन जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अहलिया थी कश्मीर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रॉडकास्टर की, महिंद्रा कौल। वो 96 साल की उम्र में 2018 जुलाई में वफात पा गए लंदन में। और उसके 3-4 महीने के बाद उनकी जो वाइफ थी वो कश्मीर आ गई, तो ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। अब इससे पहले कि आप ये मुख्तसर सा इंटरव्यू देख लें, इसमें आप मुझे नहीं देखेंगे क्योंकि हमने एक ही कैमरे का इस्तेमाल किया था उस वक्त, लेकिन ये आपके लिए बड़ा जानना ज़रूरी है कि रजनी कौल बेसिकली अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था। वो शुरू में मैट्रिक के बाद शायद फतेह कदल के आसपास रहते थे कहीं, मामू ने उनको पढ़ाया था। तो मैट्रिक के बाद वो रेडियो कश्मीर में चले गए। रेडियो कश्मीर में जाने से पहले वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो क़यादत थी उसके बहुत नज़दीक थे। और एक बार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब गिरफ्तार हो गए तो ये भी गिरफ्तार हो गए, और बाद में सरकार को पता चला कि ये तो 13 साल की उम्र के हैं, इसको जेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो गए और फिर बाद में उनको छोड़ दिया। और जब बाद में 47 के बाद रेडियो कश्मीर का क़याम हो गया, रेडियो कश्मीर बन गया, तो उसमें जो अवलीन लोग थे जिन्होंने काम किया उसमें महिंद्रा कौल भी थे। महिंद्रा कौल ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जवाबी हमला, जो ऑब्वियसली उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से एक सियासी प्रोग्राम था क्योंकि मुल्क बटा था उस वक्त। तो उसके फ़ौरन बाद जब उसको एक पहचान मिल गई तो उसके बाद वो दिल्ली चले गए, ऑल इंडिया रेडियो में काम करते रहे, और बड़े ज़बरदस्त थिएटर पर्सनालिटी भी थे, ब्रॉडकास्टर भी थे, लिखने वाले भी थे, शायद शायरी भी करते थे, वो मुझे पता नहीं उसका, लेकिन बहुत मारूफ और मशहूर आदमी थे। और वहीं उनकी मुलाकात
रजनी कोल से हुई और बाद में उनकी शादी हो गई। उसके बाद 1955 के आसपास वॉइस ऑफ अमेरिका ने उनको एक जॉब ऑफर किया तो वो अमेरिका चले गए और अमेरिका पहुंच गए तो इतने इम्पॉर्टेंट हो गए कि उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन के दोस्त हो गए और जब भी रिचर्ड निक्सन को हिंदुस्तान का दौरा करना था तो पहली मुलाकात महेंद्र कोल से करते थे, उनसे मदद लेते थे कि उनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो उसके लिए उनको वॉइस ऑफ अमेरिका में ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि वहाँ काम मुख्तसर था और वो बहुत बड़े वर्कहोलिक आदमी थे। हालांकि पढ़ा सिर्फ उन्होंने 10वीं जमात तक ही था, बाद में नहीं पढ़ पाए और अपने पेरेंट्स से भी डिस्कनेक्टेड थे। उनकी माँ का तो बहुत पहले देहांत हो गया था, वालिद ही रह गए थे। और उसके बाद जब वो तंग आ गए अमेरिका में तो बीबीसी का रुख किया और 1961 के आसपास वो बीबीसी में चले गए। दोनों मियाँ बीवी आ गए, महेंद्र कोल उर्दू सर्विस के लिए काम करते थे और रजनी पश्तो सर्विस के लिए। और उसके बाद 1966 में वो बीबीसी टीवी में चले गए। बीबीसी टीवी में चले तो इतना काम किया कि वो उस चैनल की पहचान बन गए और पहचान इस कदर बन गए कि बरतानिया का जो रूलिंग एलीट था उनके वो अजीज हो गए। उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि एक दिन मार्garet थैचर ने उनको बुलाया किसी इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने मार्garet थैचर को, जो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त यूके की, तो उसने उनको जरक बरक लिबास में देखा तो फट से महेंद्र कोल ने कहा कि अब मुझे पता चल रहा है कि अरब लोग बरतानिया में क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्garet थैचर को बहुत अच्छा लगा ये कमेंट, ये छपा है। तो उसने कहा कि आप ज़रा रुकिए, मैं शाम की फंक्शन के लिए एक और लिबास बदल रही हूँ, हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा अच्छा लगे। ये इस हद तक इम्पॉर्टेंट थे बीबीसी में। तो ये कहानी जो है हम से ओरिजिनल इसलिए है कि हमें पता नहीं कि किस दौर में कश्मीर हमेशा से बाहर जाता रहा। पूरी दुनिया देख लें तो कश्मीर के लोग बहुत जगहों पे आबाद रहे हैं, मुख्तलिफ दौर में हिस्ट्री के अदवार में, तो बहुत बड़े हो गए। तो इस सिलसिले में हमको ज़्यादा इस बारे में मालूम है ही नहीं, तो इस वजह से बड़े इम्पॉर्टेंट है ताकि उनकी कहानी अब हम उनसे पूछ नहीं सकते क्योंकि वो जब इंटरव्यू हुआ तो उससे पहले ही चल बसे थे। तो अब रजनी जी अपने हस्बैंड की कहानी बता रही हैं और वो भी अपनी ज़ुबान में, ताकि ये जब हम कल ये देख रहे थे ये मुलाकात, तो न्यूज़रों ने फैसला किया कि ये एक्चुअली ये जो यादें हैं, यादें का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मुलाकात है। तो इसीलिए हम, ये मुख्तसर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ये जो तवील मैंने आपको ये बात बता दी है इसलिए कि आप मुझे इस फ्रेम में नहीं देखेंगे, लेकिन कहानी आप रजनी कोल की ज़ुबान से खुद ही सुनेंगे। और पूरी कहानी जो उन्होंने बता दी, फोकस उसका ये रहा महेंद्र कोल, वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही थी। तो ये वो ज़माना था कि जब मियाँ बीवी उस हिसाब के हुआ करते थे। खैर आज तब्दीली क्या आई वो आप खुद महसूस कर पाएंगे। तो आप ये मुलाकात देख लें और हो सकता है कि इस शख्स के बारे में अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो अगर कमेंट में लिखे या हमको लिख के भेजे तो विल बी विलिंग कि इसके बारे में, इनके बारे में जो भी है कि पूरी कहानी हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है तो मौजूद रहे। तो आप ये देख लीजिएगा। जानना चाहेंगे मैम आपसे, आपने ब्रॉडकास्टिंग की पूरी दुनिया देख ली है, कहाँ से शुरू हुई और महेंद्र जी से, और वो सफर कैसा रहा, कहाँ से शुरू हुआ? ये सफर बहुत ही लंबा सफर था। पार्टीशन के बाद मैं पेशावर की हूँ और पेशावर में हम हिंदू लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक किया गया कि आज भी मैं हरी को कहती हूँ कि दुनिया में पेशावर से अच्छा शायद ही कोई शहर होगा। और
हम हिंदू लोग वहाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेडर रहते थे, किसी का खौफ नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कंट्री के टुकड़े हो गए, हम लोग फिर दिल्ली आ गए। और दिल्ली आए तो मैं छोटी थी, मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। आपको आपको याद होगा या आपने सुना होगा, दोनों तरफ रेफ्यूजीज थे। तो हमको मुझे उस वक़्त स्कूल का इम्तिहान मैं दे चुकी थी, मैं कॉलेज जाना चाहती थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ऑल इंडिया रेडियो में एक दोस्त के साथ गई बच्चों के प्रोग्राम में हिस्सा लेने, तो वहाँ पश्तो प्रोग्राम भी होते थे। तो वो पठान साहब खड़े थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, उस वक़्त मैं बच्ची थी, तो उन्होंने दूर से मुझे कहा, "इधर आना बेटा, तू कहाँ की है?" मैंने कहा, "मैं पेशावर की हूँ।" कहते, "मैं पहचान गया, तो हमारी बेटी है। तो मुझे कहते हैं, क्या इधर क्या करने आई है?" मैंने कहा, "बच्चों के प्रोग्राम।" कहते, "पश्तो में कुछ करेगी?" मैंने कहा, "आप जो कहेंगे मैं कर दूंगी।" मैं असल में कोई ख़ास पश्तो नहीं बोलती थी, लेकिन ये है कि तलफ़ुज़ ठीक था, सुनते थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। तो उन्होंने कहा, "पश्तो में क्या करना चाहती है?" पेशावर में गाना गाना से बढ़ के कोई बुरी बात, मर्द भी गाते थे तो उनको कंजर बुलाते थे, कोई गा ही नहीं सकता था। पठान लोग बहुत बुरा मनाते गाने वाले को। तो मेरे को शौक हुआ था, पर मैंने किसी के सामने नहीं गाया था। मैंने झूठ बोल दिया, मैं बच्चा थी, मैंने कहा मैं गाना गाती हूँ। कहने लगी, "ठीक है, बैठ जा स्टूडियो में।" बुलाया साजिंदों को कि ये गाएगी, तुम बजा दो, तबला बाजा बजा दो। जब मैंने गाना गाया, आप जैसे मेरी तरफ देख रहे हैं, वो ऐसे करके बैठ गए। जितनी देर मैं गाना गाती रही, वो उधर से मुँह इधर ना करें। मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैंने कहा, "मैं बच्चा हूँ, मुझे खुद बुलाया गाने को और मेरी तरफ थोड़ा थोड़ा करें, हाँ, हाँ, चलो और गाओ, कुछ कहें या अच्छा बस करो।" वो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। तो जब मैंने गाना बंद कर दिया, तो फिर भी उधर देखते रहे। फिर इधर मुड़ के कहते हैं, "अल्लाह की मार पड़े तेरे पे, ये बच्चा तू ये गाना कहाँ से सीख के आई है? ये क्या बकवास तू कर रही थी?" मैंने कहा, "हमारा टांगे वाला गाता था।" उसने टांगे वाले के दादा को गालियां दी। कहा, बच्चों के सामने, लड़कियों के सामने इतनी फोश जबान नहीं इस्तेमाल करता था, उसका गला काट देना चाहिए। "कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तेरे को गाना एक लिखा देता हूँ और तू उसकी ये तुझे कुछ उसकी सुर बना देंगे।" तो उन्होंने कहा, "राशा दिल रुबा नन ब्या ब्या ब्या।" तो यही है कि आज आजा आजा दिल रुबा, उसका गाना उन्होंने मुझे लिखवा दिया, तो मैंने आके गा दिया। अब मुझे उसके गाने के लिए 10 रुपए मिले, तो मुझे अपनी फीस देने में बड़ी मदद मिली। तो उसके बाद मैं पश्तो में हिस्सा लेने लग गई, गाने भी कभी-कभी थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट भी कर देती थी। तो उसके बाद मैं तो पश्तो में काम करती थी और ज़बानों वाले भी थे। तो महेंद्र कौल साहब भी वहाँ उस वक़्त बहुत बड़े स्टार थे। रेडियो में उनसे ऊपर हर इतवार को उनके ऊपर फीचर निकलता था। अब के छक्का मारा महेंद्र कौल ने, एक आदमी ने 9 रोल किए, घंटे भर का ड्रामा, बूढ़ी औरत का, डाकू का, जवान औरत का, बच्चे का। जब देखो तो महेंद्र कौल होता था। लेकिन मेरी उनसे कोई वाकफियत नहीं थी और मैं पेशावर की थी। मैं हमेशा सर ढक के, कान ढक के ऐसा करके चलती थी। मेरे बारे में लोग कहते थे, "ये छुरे वाली है, इसको कुछ कहोगे छुरा मार देगी, पठानी है।" मेरा नाम ही पठानी था। सब रेडियो स्टेशन में मेरे नाम से कोई मुझे बुलाता ही नहीं था, कहती छुरे वाली पठानी है। अब 4-5 साल बीत गए, इन्होंने मुझे एक खत लिखा। इन्होंने देखा कितनी लड़कियां हैं, लड़कों से दोस्ती करती हैं, कुछ करती हैं। ये है एक औरत जो कभी किसी से बात नहीं करती, अपना काम करके चली जाती है। और इनको एक दफ़ा कश्मीरी में कोई प्रोग्राम करना था, कोई ड्रामा था या उसमें उनको गाने वाली लड़ चाहिए थी। तो जो जिसने आना था वो आई नहीं। तो इन्होंने किसी के हाथ मुझे मैसेज भेजा कि अगर आप मेहरबानी करें, मैं बोलूँगा, आप लिख लें और हल्की सी धुन बना के आप वो गाना गा दें कि मेरे को बड़ी मुसीबत है, मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं क्या करूँगा, कल जाना है। अभी 2 लाइनें मुझे याद हैं उसकी, "पोशी चमनन द्यावेनार द्वम दिलन हुद इंतज़ार।" तो वो उन्होंने मुझे गाना लिखा दिया और मैंने गा दिया। तो उसके बाद इन्होंने 1-2 बार मेरे को मैसेज भेजे, "मैं मिलना चाहता हूँ।" मैंने कहा, "ना मुझे कश्मीरी आती है, ना मैं उसमें", क्योंकि मैं पेशावर से आई थी, हम लोग बहुत पर्दे वाले थे, हम पराए मर्दों से बात नहीं करते थे। तो मैंने मिलने की कोई नहीं की बात। लेकिन
ऊपर वाले ने जोड़ी बनाए रखी होती है। तो ये मुश्किल थी कि मेरी माँ और मेरे घर वाले चाहते थे कि ये शादी कर ले, और मैं कहती थी मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं पढ़ूंगी, मैं नौकरी करूँगी। वहाँ मैं पेशावर में 9 साल की उम्र में बुर्का पहनती थी। अब बुर्का तो उतर गया, लेकिन दिमाग वही रहा, मैं किसी आदमी से बात नहीं कर। इनको इस बात की बड़ा वो हुआ कि मेरे लिए इज्जत हुई कि ये एक अकेली लड़की है जो प्रोग्राम लेने के लिए किसी मर्द के से बात नहीं करती। फिर होना था बस, इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हालात हो गए कि मेरे भाई ने किसी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, मतलब उसके घर वाले पाकिस्तान रह गए थे, वो हिंदुस्तान में थी, वो उसके दफ्तर में काम करती, उससे शादी की बात की। तो वो लड़की कहने लगी तुम्हारे घर जवान बहन बैठी हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी हम शादी करके क्या करेंगे। तो उस लड़की ने मुझसे पूछा कि तू सब तरफ कॉलेज भी जाती है, एक एमए मैंने कर लिया था, मैं दूसरा कर रही थी, कह रही कि तू तेरे को कोई लड़का ने कभी कहा नहीं, कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कह के देखे, मैं उसको गोली मार दूंगी। तो कहती नहीं कभी किसी ने कहा। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, एक आदमी ने खत लिखा था मेरे से शादी कर ले। मैंने कहा मैं शादी करूंगी नहीं। वो इनके पास चली गई, महेंद्र कौल के पास, और कहती है कि मेरे को आके कहती है कि मुझे वो आदमी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे शर्म आती है अपने भाई को कहते हुए, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ उनसे शादी करना, पर मैं कह नहीं सकती। बिल्कुल झूठ। और उनको जाके कह दिया। वो इतना सुन के हैरान हुए। उन्होंने, हमारे घर तो फ़ोन नहीं, हम गरीब लोग थे, हमारे साथ की कोठी में फ़ोन की, कहा कि बोल दो कि रेडियो स्टेशन से उनको बड़ी ज़रूरी काम है, उनको फ़ोन आई है। मैं फ़ोन पे गई तो मुझसे कहा कि आप मेरे साथ तो बोलती भी नहीं और घर में क्या क्या बातें कहती है। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा बोल क्या रहे, मुझे नहीं पता। कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो मेरी तनख्वाह है वही है, मेरे बाप की ज़मीन है, मुझे कुछ नहीं देगा वो, मेरा बाप मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर एप्लीकेशन भेजना चाहता हूँ शादी के लिए। तो मैंने कहा मैं तो कभी शादी करूँगी नहीं। वो उसी वक्त उनको इतना गुस्सा आ गया, उसी वक्त हमारे घर आ गए और मेरी माँ से बोला कि देखिए मेरे अबू जो फादर थे मेरे, वो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में थे, वो जेल में बंद रहे। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो जेल से छूटे, वो घर की बातों में हिस्सा नहीं लेते थे। तो मेरी माँ को बोला। अब मेरी माँ ने तो महेंद्र कौल हफ्तों महीनों से हर इतवार को अखबार में उनकी तस्वीर निकलती, उनकी बातें होती थी। बस फिर होना था, हो गया। मेरे भाई ने भी कहा ख़त्म कर कहानी, अब जब तू पढ़ भी रही है, तेरे को नौकरी भी मिल जाएगी, अब किसी वक्त तो ये बात ख़त्म होनी चाहिए। तो फिर हमारी शादी हुई। जैसे कोई ऊपर वाला कहते हैं ना कि दो इंसान मिलते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है। जिस दिन हमारी हाँ हुई, उस दिन इनको वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से चिट्ठी मिली कि हमको जर्नलिस्ट ने कहा है, इंडियन जर्नलिस्ट ने, दैट यू आर द बेस्ट ब्रॉडकास्टर। हमने पूछा बेस्ट ब्रॉडकास्टर उर्दू हिंदी ज़बान कौन है, हम यहाँ से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। तो हर किसी ने तुम्हारा नाम लिखा। तो हम चाहते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ अमेरिका और हमारा हिंदी उर्दू का प्रोग्राम शुरू करो, लेकिन पहले कुछ ड्रामे करके भेजो, जब लिसनर बन जाएंगे उनके तब हम शुरू करेंगे। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वहाँ से कुछ ड्रामे करवाए, लिखाए, लेकिन लिखने वाले जो थे उनको अमेरिकन लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, और इसलिए उन्होंने आगे से कहा हमें एक्टिंग पसंद आई, लेकिन कहानियाँ तो जैसे इंडिया की है, उसमें तो कुछ अमेरिका का कुछ है नहीं। तो मैंने कहा मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ। अब भी ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं हफ्ते में 4 किताबें पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं लिख देती हूँ। मैंने ड्रामा लिख दिया, उन्होंने 2 ड्रामे लिखे, उन्होंने पसंद कर दिया। तो फिर इनको टेलीग्राम भेजी कि आप अमेरिका आ जाओ। फिर हमने शादी की, हम अमेरिका चले गए, वहाँ ये काम करते रहे। उस वक़्त वाइस प्रेसिडेंट निक्सन होते थे, वो इनको बुलाते थे अपने पास जब इंडिया की आज़ादी का दिन होता था या कुछ होता था, इनको वहाँ बुलाते थे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। जितनी इज्जत इस बेचारे आदमी ने, आप चले गए हैं, कुल मैट्रिकुलेशन थी, क्योंकि बाप ने पूछा नहीं कभी कहाँ निकाले जाओ, और ख़ुद भी बस तरन्नुम में पोइट्री उर्दू की उसी में लगे रहते थे। तो वो कहते थे तुम इंडिया वापस जाओगे, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। लेकिन हम 5 साल वहाँ रहे, हमको वो काम बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि बड़ा लिमिटेड काम था। उतने बीच में बीबीसी ने इंग्लैंड में सोचा, बहुत हिंदुस्तानी पाकिस्तानी
आ गए हैं युगांडा से, केनिया से, इंडिया से, तो इनके लिए टेलीविज़न का प्रोग्राम होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने इनको अमेरिका से बुला भेजा, बहुत इज़्ज़त दी। फिर उसके बाद पहले इंडियन पाकिस्तानी कोई भी इंग्लैंड के बाहर का आदमी था जिसको इतनी बड़ी इज़्ज़त दी गई। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, OBE का दिया खिताब। एजाज दिया। और उसके बाद बड़े साल तक प्राइम मिनिस्टर को भी इंटरव्यू करने जाते थे, मजाक भी करते थे। लोग मजाक से कहते थे ये प्राइम मिनिस्टर का बॉयफ्रेंड है। और यानी बिल्कुल ये समझिए कि इतनी सी बात से कहाँ पहुंच गए। और अब उससे भी हैरानी की बात जिसने मुझे हैरान किया, उन विचारों को 95 इयर्स के थे और ब्रॉडकास्टिंग छोड़े, क्योंकि 60 साल की उम्र में वहाँ रिटायर हो जाता है। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यही। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। ब्रॉडकास्टिंग छोड़े 36 इयर्स हो गए थे, तब भी अंग्रेजी के हर अखबार में उनके बारे में निकला। लोग भूल जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, एक ब्रॉडकास्टर ही थे। शायद ही किसी अंग्रेज ब्रॉडकास्टर को इतनी इज्जत मिली हो जितनी इस हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में, थोड़ा सा अंग्रेजी में जो भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे पाकिस्तान का है चाहे हिंदुस्तान का, पाकिस्तान वालों ने भी इनको बहुत इज्जत दी। पाकिस्तान एम्बेसी में कोई फंक्शन होता था इनको ज़रूर बुलाया जाता था, क्योंकि ये उर्दू में प्रोग्राम करते थे। तो दोनों मुल्कों की वही ज़बान है, बोलचाल की ज़बान तो एक जैसी है। सो मुझे मैं क्या हूँ वो कुछ कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे लिखना, पढ़ लेते थे, लिखनी थे। तो चूंकि इनको एडिटर बना दिया गया तो इनको दूसरे की करेक्शन करनी होती थी, तो ये खुद ही नहीं लिख सकते थे, तो मुझे चुपके से मेज़ के नीचे से देते थे, तुम ज़रा कर दो, तुम इससे किसी ने कैसे लिखते हैं वो फलां चीज़, क्योंकि ये तो उर्दू में ही लिख सकते थे। तो ये मेरा रोल ज़रूर था, लेकिन इसमें अब वो चले गए हैं बेचारे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से, शेख साहब खुद, मैं आई थी, मेरी बेटी भी आई थी शेख साहब के पास, उन्होंने कहा था हम लोग बुत नहीं बनाते, हम बुत परस्त नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे बाप का बुत यहाँ ज़रूर बनेगा जिसने पहली बार कश्मीरी ज़बान में ब्रॉडकास्ट किया था। कहते हैं हम लोगों के लिए जिन्होंने इनको वो प्रोग्राम दिया और उसके बाद फ़ख्र किया इनके प्रोग्राम पर। 16-17 साल का लड़का इतना अच्छा बोलता था और इतनी अकल की बातें करता था, तो कहते थे मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं महेंद्र कौल का मैं बहुत, मुझे फ़ख्र है कि मैंने इसको रेडियो कश्मीर इससे चलवाया, इसने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम उन्हीं के नाम है, मैं उन्हीं के लिए बात कर सकती हूँ। मेरा तो रोल था जो बीवियों का रोल होता है, पीछे पीछे क्या ना, अजी खाना खा जाइए, तो आपने चाय नहीं पी, अब क्यों जा रही हो, कुछ खा के जाओ, कोट तो पहन लो, बाहर सर्दी है। मेरा इतना ही था बस। ये इससे पहले कि मैं एक कुछ सवाल पूछूं कौल साहब के बारे में, मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो 47 का सफ़र था पेशावर से दिल्ली तक, वो कैसा था, क्या देखा? हमारा बहुत अच्छा सफ़र था। हमको एक हिंदू को भी किसी मुसलमान ने तमाचा तक नहीं मारा। मेरी खाला की बेटी थी, उसका मैट्रिक का इम्तिहान हो रहा था, वो लड़कियां टांगे पे, हम लोगों का ऐसा ही रिवाज था, टांगे पे पीछे चादर बांध देते थे जब लड़कियां बैठती। वो चादर में 1-2 मुसलमान लड़कियां थी, एक आध हिंदू लड़की थी। जो लड़की पहले उतरी उसके माँ बाप घर से नीचे, उस दिन पहली बार पेशावर में जुलूस निकला, उस रात को जिन्ना साहब आ रहे थे, तो यही ख्याल था हिंदुओं में, जो हिंदू वहाँ से नहीं आए थे वहाँ थे, कि आज रात कोई कुछ हो जाएगा। तो वो जिस घर पहले रुकी वो औरत उतर के आई, तीनों लड़कियों को अपने घर ले गई, कहने लगी कि मैं तीनों को बुर्का पहना के, 2 को बुर्का पहना के शाम को
अपने खामिद के हाथ उनके घर पहुंचा दूंगी, ताकि ये ना हो कि ये दुपट्टा करके निकलेगी तो कोई इसको मारे ना। मैं 17 साल की थी जब पार्टीशन हुई। कभी हमने सुना नहीं किसी हिंदू के घर चोरी हुई हो, कभी हमने सुना नहीं किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा हो। हम हिंदू औरतें रात को शादी के गाने गा के आधा आधा मील, पौना मील, मील गलियों से चल के आती थी। रास्ते में गरीब लोग, जिनको जल्ली वाला कहते थे, वो टोकरियां सर पे रख के आपकी सब्जी इधर से उधर, वो सड़कों पे सोए होते थे, गांव से आए हुए। किसी ने हमारी चूड़ियां नहीं उतारी, किसी ने हमें छेड़ा नहीं। हमको पेशावर वालों को कभी किसी ने ये एहसास नहीं दिया कि हम वेलकम नहीं है। उल्टा अगर बाद में जब ये सारे शुरू हो गया, पंजाब में कत्लेआम, दोनों तरफ सरदार हिंदू मुसलमानों को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे। हम 2% हिंदू थे। मुसलमान लोग बाहर आके सुर्खपोश लाल कमीजों वाले हमारी गलियों के बाहर हाथ पकड़ खड़े जाए, बहन जी जिधर जाना जाओ, आपका भाई है, कब्र में काम आएगा, जाओ जिधर जाना, कोई डरने की बात नहीं, ये आपका वतन है, आप मेरी बहन, आप जाओ। और कभी भी किसी ने इतना भी तंग नहीं किया। मैं अमेरिका भी रह आई हूँ, मैं इंग्लैंड रहती हूँ, अब मेरे को 62 ईयर्स, 62 साल हो गए हैं बाहर रहते। मैंने पेशावर से अच्छा कोई शहर नहीं देखा, इतना इंसाफ कभी नहीं देखा। जब पेशावर में कुछ होता है मैं ज़रूर रोती हूँ, मैं बहुत कम रोती हूँ, मैंने बचपन में बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन मैं उस जगह से हैरान हूँ जहाँ किसी के दिल में किसी के लिए कुछ बुरा है ही नहीं, फरिश्ते रहते थे। और मेरा ख्याल है अब भी उनके, अच्छा मेरी वेबसाइट है पश्तो में, तो वहाँ से मुझे दुआएं आती हैं। मेरे रजनी कॉल वेबसाइट, अगर आपको कोई पश्तो वाला मिले तो आपको पढ़ के बताएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वाशिंगटन हो चाहे लंदन हो, मैं सबसे ज़्यादा सेफ पेशावर में महसूस करती हूँ, जहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता। अब बड़ा ज़माना हो गया है, अब लोग बाहर से आए हैं, बदले होंगे, पर कभी चूंकि हम कुल 2% थे, वो कहते थे ये बेचारी गई मस्कीन लोग, इनको क्या कहना, ये तो पहले ही 2% है, अब इन बच्चों को क्या मारे। हम कभी किसी ने कभी नहीं। एक दफ़ा मेरी एक रिश्तेदार लाहौर से आई जाली का दुपट्टा करके, तो एक फैशन होते हैं लड़कियों के, तो वो औरत थी, तो एक पठान ने वो जैसे टांगे से उतरी घर के पास, उसका दुपट्टा छीन लिया। कहता है देख लड़की, यहाँ मच्छरदानी लगाने का कोई फर्क नहीं है, या मच्छर नहीं रहते या इंसान रहते। अगर तुझे पर्दा करना है तो मोटी चादर कर, नहीं तो फेंक इसको। इस तरह की बात करते थे। अब वो लोग हैं, उनके ख़ानदान हैं कि नहीं, लेकिन मुझे वहाँ से इतनी दुआएं आती हैं। मेरे वेबसाइट पे पहले हफ्ते में 56,000 दुआएं आई पेशावर। वो लोग जो पेशावर से इंडिया में आ गए थे, मेरी तरह के लोग थे, वो लोग जो पेशावर से अमेरिका चले गए थे, जो भी थे, वो सब कहते हैं कि पेशावर जितनी सेफ दिन, जहाँ इंसाफ है पूरा। जब पेशावर के बच्चों को गोली मार दी गई ना, याद होगा, शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा, मेरा कलेजा फट गया। मैंने कहा ऐसी जगह में बच्चों को मारते हैं, ये कसाई कहाँ से आ गए हैं। मेरे को यहाँ कई लोग कहते हैं कि तुम्हें अमृतसर में एक कोई डिपार्टमेंट है जहाँ उन लोगों से मुलाकात की जाती है जिनके साथ पार्टीशन के दौरान इंसाफ हुआ। मैं कहती हूँ मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मुझे सर पे बिठा, हम लोगों के साथ स्टेशन तक हाथ पकड़ के, हम टांगे पे थे औरतें, हमारे साथ आए, गाड़ी में चढ़ा गए हमारा सामान, ये लेना, ये ले लो, ये ले लो, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इंसान है, असली इंसान, वो अल्लाह के बनाए असली इंसान थे। आई होप अब भी हैं कुछ, मैं तो वहाँ नहीं जाती, लेकिन और इंसानों के, मुझे बड़ा दुख होता है जब पेशावर को कुछ होता है, मेरे दिल फट जाता है। मैं कहती हूँ वो लोग कहाँ चले गए जो कभी भी किसी को, किसी पर, देखिए कोई शहर आपने देखा जहाँ चोरी ना हुई हो। बाहर होता था, गैर इलाके में चोरियाँ होती थी, सब कुछ होता था, कोई चोरी नहीं करता था। वो असली अल्लाह के बंदे हैं वहाँ, जो कि किसी को दुख दे नहीं सकते। जब आप दिल्ली पहुंचे तो सीन क्या था? दिल्ली तो पहुंच के बहुत अच्छा लगा कि मुझे बुर्का उतार के, बारिश थी बड़ी जोर की, सब बच्चे पानी में नाच रहे थे, तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गई, यहाँ मुझे बुर्का नहीं पहनना, या मुझे चुन्नी नहीं करनी, या मुझे नहीं, वो हिस्सा तो बहुत अच्छा लगा। और मैं फिर भी 17 साल की थी, लेकिन ये है कि पेशावर में कॉलेज था, हमारी
लेडी ग्रिफिथ गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती थी, FA तक पढ़ाई थी, तो मैं FA में पढ़ी थी। तो वहाँ जाके फिर दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेजों में शाम के लिए कैंप कॉलेजेस खोल दिए थे, जहाँ हम शाम को पढ़ने जाते थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, और पढ़ने का मतलब कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने 3 MA किए हैं, 1 अमेरिका से, 2 दिल्ली से। पॉसिबल होता तो अभी तक पढ़ी रही होती। इम्तिहान देने का शौक नहीं, मैं बहुत पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये है कि पढ़ूं और कुछ करूं किसी के लिए। और मेरे को इंग्लैंड में BBC में काम मेरा ब्रॉडकास्टिंग है, वॉशिंगटन में भी था और दिल्ली। लेकिन मैं बच्चों को स्कूल से आके बच्चों को काम कराना, जिनके घर में कोई बड़ा नहीं है, बच्चों को इकट्ठा करना, उनको होमवर्क करवाना, उनको कहानियाँ सुनाना, मेरा ये शौक था। लेकिन मैंने हमारे जो पश्तो सेक्शन के लोग थे, जब मैंने उनको बताया भाईजान मैं शादी करने जा रही हूँ, तो कहते हैं कहाँ, पंजाबी चोर मिला होगा तेरे को भी कोई, और क्या। मैंने कहा नहीं, वो कश्मीरी है। और फिर ठीक है, वो खून तो ताज़ा है ना, ताज़ा खून का, कोई बात नहीं। तो आपकी शादी किन हालात में हुई, किस साल में हुई, और कहाँ हुई? 1955 में दिल्ली में। अच्छा। दिल्ली में। तो उसके कौल साहब के पेरेंट्स? नहीं, कौल साहब की माँ तो बेचारी बदनसीबी, वो 9 साल के थे जब माँ मर गई थी। अच्छा। बाप ने कभी होती अपनी अपनी कुछ ज़मीनें थी, वो उन्हीं में लगे रहते थे। कौल साहब को अगर प्यार दिया तो मामू ने, जो कि जिनको शेर व शायरी का बड़ा शौक था, कोई भी बड़ा पोएट उर्दू का नहीं था जो उनके घर में नहीं आता था, उनके मामू के। उनकी सारा जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में पाया, अपने मामू जान के घर, आप जोश साहब से लेके किसी का नाम लीजिए, हर कोई उनके मामू को जानता था, और उनके घर में हर वक्त महफिलें चलती रहती थी। उसी से वो बने, उसी से उन्होंने तरन्नुम में, पोएट खुद कहते थे, अपनी पोइट्री कहने के बाद कहते थे, अच्छा, उनको बुल्ला बुलाते थे, अच्छा बुल्ला अब तू बोल। तो वो गला बहुत अच्छा था, बहुत बहुत बढ़िया भारी गला था, तो उनको बोलने को कहते थे। तो उसी, नहीं तो पढ़ाई तो बेचारे कर नहीं पाए, क्योंकि मैट्रिक पास किया तो उनके मामू जान के 2 बेटों ने, एक ने MA LLB की थी, एक ने BA की थी, इनको तो किसी ने भेजा नहीं कॉलेज। लेकिन वो यहीं के यहीं रह गए। वो खुद कहते थे, देखो हम यहीं रह गए और बुल्ला अमेरिका पहुंच गया। सो ये तो बात। मामू कौन थे और ये रहते हाँ जी, उनका रहते फतेह कदल में थे, और उनका नाम था जियालाल सराफ, आपको पता होगा। हाँ, और उनका हीरो दुनिया में था DP धर। DP धर के को मैंने भी देखा हुआ है। हमारी शादी के बाद जब हम BBC आ गए तो वो आते थे, जब रशिया में एम्बेसडर थे इंडिया के, तो वो आते थे। उन्होंने इनको बहुत प्यार दिया, उन्होंने इनको बहुत एनकरेज किया, और जेब खर्च भी वही देते थे, और बहुत प्यार किया, कि उनको बड़ी तरस आता था। फिर शेख साहब के, जब शेख साहब को कैद में डाला कुछ दिन के, तो इन्होंने शेख साहब की तरफ से गवाही दी, और ये 13 साल के थे, तो इनको जेल में डाल दिया गया। तो ये कहानी इन्होंने मुझे सुनाई, तो उनको उम्र पता नहीं थी कि इतने छोटे को जेल में नहीं डाला जा सकता। तो फिर किसी ने कहा कि ये तुम क्या मुसीबत कर रहे हो, वो बच्चा है, तुम अब खुद मुसीबत में फंस जाओगे। तो ये सारा वक्त शेख साहब के साथ ही रहते थे। फिर शेख साहब बेचारे, फिर उनको कैद किया। फिर बख्शी साहब के साथ बहुत दोस्ती थी। बख्शी साहब इंग्लैंड में हमारे पास आए तो शेख साहब भी थे, लेकिन बख्शी साहब का बेटा बशीर, उनके बच्चे, इन्होंने अपना कश्मीर का साथ कभी नहीं छोड़ा। और एक बात मैं आपको और कहूँ, जो सुनने वाले हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जब हम इंग्लैंड पहुँचे तो वहाँ पर एक कश्मीरी आदमी देर से रह रहे थे, लंबोदर जुत्शी। वो कहने लगे कि ये गए वहाँ, कहने लगे अब तू आ गया कश्मीरी, अब यहाँ किसी का कुछ नहीं बने, जो तू करेगा तू ही करेगा। अभी तक इन्होंने कुछ खास, अभी तो प्रोग्राम रेडियो का था, बाद में तो ये टेलीविज़न में थे। तो कहने लगे देखो, जहाँ इंटरव्यू होती है, 2 पंजाबी, 2 UP के, 1 बंगाली, 1 कश्मीरी जाता है, वो बाकी के 5 कहते हैं कश्मीरी आ गया मर गए,
अब हम नहीं निकलेंगे। कश्मीरी ब्रेन जो होता है वो उसके सामने कोई ब्रेन नहीं होता। मैं उम्र भर से अपनी बच्ची को, अपने इनके छोटे भाई के बेटे को मैं उम्र भर से कहती हूँ, ये मत भूलना कि आपका कश्मीरी ब्रेन है, आपके सामने कुछ नहीं चल सकता। मेरी बेटी जज है, बहुत अच्छी बड़ी जज है। ये आपकी क्या यादें हैं कश्मीर के बारे में? आप तो बीच बीच में आया करते थे। बात यह है कि सारा वक्त ये दोस्तों के साथ ही रहते थे। सुबह उठती थी तो चाय क्या शुरू होता था, दोस्त आते थे। मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि हर वक्त या कहीं होटलों में, हम ब्रॉडवे में रहते थे क्योंकि डीपी साहब के वजह से। लेकिन जो भी लोग आते थे सुबह से रात तक इनके साथ, क्योंकि वो एक साथ उम्र गुजारी थी, तो ना मैं कहीं नहीं गई, कुछ नहीं देखा क्योंकि कभी कोई आ रहा है। वो जो अपना पुराना कश्मीरी ढंग था, दरवाज़ा खोलो, आंगन में देखो, बीवी जिंदा है, हाथ को चुन रही, ठीक कर धो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो अब और क्या करना, दरवाज़ा बंद करो और जाओ, रात को आएंगे खाना खा के किसी दोस्त के साथ। यही कहानी है। बाकी कश्मीरी औरतों की भी है, मेरी भी, कोई फ़र्क नहीं। तो आप उनके एजाज में अब आपने 100 पाउंड का, हाँ, मैंने कहा अब मैं उनकी कुछ टेप भी भेजूंगी जहाँ पे उन्होंने मिसिस थैचर, अंग्रेज इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू किया है, और लोगों इस तरह की, ताकि बच्चों को कभी उससे पहले कि कोई किसी को इनाम मिले। अनफॉर्चुनेटली बाहर जाके पोइट्री का नहीं रहा, क्योंकि फिर तो पॉलिटिकल, सब कुछ पॉलिटिकल था। लेकिन ये है कि ये इनका कश्मीरी दिमाग की, मैं आपको बात बताऊं, मिसिस थैचर की सेक्रेटरी ने फ़ोन की, ये बीबीसी से रिटायर हो चुके थे, 60 साल के हो चुके थे तभी तो उसने फ़ोन की कि मिसिस थैचर इंडिया जा रही है और वो चाहती है कि आप आके उसको इंटरव्यू करें। ये रस्म होती है जिस कंट्री जा रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मिसिस थैचर को बोलो उसको पैसे देने होंगे, अब मैं बीबीसी का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं फ्रीलांस हूँ, तो मेरे साथ पहले पैसे तय करे। तो वो हंसने लग गया, कहने लगा अच्छा पैसे मिलेंगे तुम्हें, तुम तो कहने लगे अच्छा मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। उनका उनके घर आ जाओ, हम बुला रहे हैं कैमरामैन को, रिकॉर्डिंग यही होगी, वो इंडिया जा रही है। तो मेरी बेटी बहुत घबरा गई, उसने कहा कि पापा ये 1 घंटे में आपको प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करना है। उससे कई बार पहले की थी, ये पहली बार नहीं थी, लेकिन अब के चूंकि इंडिया जा रही थी तो इसका बात ही दूसरी थी, और इंडिया के बारे में हम लोग बाहर रहते वो उतना जानते भी नहीं थे। एनीवे उसने क्या किया, एक कागज़ का, वो जो पार्टियों पे वो कागज़ का रुमाल होता है ना, तो वो कहीं से आए थे, इनकी जेब में पड़ा था, वो निकाला और एक पेंसिल दी, इनकी जेब में डाल दी, कहा देखो टैक्सी में जाओगे तो उस पर सवाल लिख लेना, उनके पास जाओगे तो आपके दिमाग में कुछ बातें होनी चाहिए। कहते ठीक है, डालनी, देखो मेरा कोट ना ख़राब करना। उन्होंने डाल दिया। जब वापिस आए तो उसने मुझे नहीं बताया, चुपके से इनकी जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं लिखा था। किसी को किसी वक्त इंटरव्यू करना है, किसी को क्या करना, इनको कोई परवाह नहीं, किसी बात से ना घबराते थे, ना डरते थे, ना फिक्र करते थे। कभी कभी मैं फिक्र, इतनी ज़्यादा मुझे फिक्र हो जाती थी क्योंकि मैंने भी बड़े प्रोग्राम किए, मैं सब कुछ तैयार करती थी, तो मैं कहती थी 2 मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उनका काम दूसरा था, मेरा काम, मेरी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग का काम था, तो दूसरे मुल्कों के बारे में मैं आपको बताती हुई कि ठीक है तुम अपनी बात अपने पास रखो, अपना इस्तेमाल करना, मुझे जो करना मैं कर लूँगा। कभी 1 सेकंड भी मैंने उनको घबराते या तैयारी, मैं नहीं बच्चों को ये कहना चाहती कि तुम भी ऐसा करो, क्योंकि ऊपर वाले की देन है, जो जिसने दिया है, जिसको दिया, जिसको नहीं दिया उसको सिखाओ कि कुछ तैयारी ना कर, तो अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन ये थी, वो एक्सेप्शनल आदमी होते हैं दुनिया में जिनको ऊपर से मिलता है जो मिलता है। गाते थे हमेशा सुर में, कभी भी बेसुरा नहीं होते थे, अंग्रेजी बोलते थे बिल्कुल सही, मैट्रिक पास से कुल, वकील को ख़त लिखते थे, वकीलों की जो ज़ुबान होती है उसका हर लफ्ज़ ठीक रखते थे। जो पढ़ने वाले इंडियन कोई अपना तरफ का को, वो कहती थी कौन सा को ये लफ्ज़ कहाँ से, अल्फाज, वकीलों के अल्फाज दूसरे होते हैं, हम लोगों के आम ज़बान दूसरी होती है। आप कहोगे कि मैं अपने
हामिद की इतनी तारीफ करी हूँ, हर कोई इतना अच्छा नहीं होता, पर ये बात, उनकी काफ़ी खामियां भी थी हर इंसान की तरह, लेकिन उनका उन खामियों का काम पर कोई असर नहीं था। ये था कि जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका में हम उर्दू सेक्शन था, हिंदी सेक्शन था। उर्दू सेक्शन में पाकिस्तान से आए लोग काम करते थे, हिंदी सेक्शन में इंडिया से आए, तो हम तो इंडियन सेक्शन में थे। हिंदी तो इनको आती नहीं थी, तो सारी वक्त मेरी मदद की ज़रूरत होती थी। उर्दू वाले इधर बैठते थे, एक ही लंबा कमरा था, तो अब उनको बहुत गुस्सा आता था कि इनको इतना उछाला जा रहा है और उनको कोई पूछता नहीं है। तो वो कहते थे, यार तुम्हें हिंदी तो आती नहीं, तुम बड़े बनते हो, पंडित बन गए हो, तुम अपना बड़ा फर्स्ट आते हो। अब जो भी कहने का मतलब है कि कुछ किस्मत होती है, कुछ उनके बारे में तो सीधा वहीं से मिला हुआ था। उन्होंने कभी मेहनत नहीं की, कभी मेरा नहीं ख्याल, कभी मैंने पूछा नहीं कभी कि 3rd डिवीजन से ऊपर उन्होंने कभी लिए होंगे मैट्रिक तक, कोई पढ़ते थे ही नहीं कभी, वो कुछ भी मेहनत नहीं करते थे। मैं उनको कहती थी, आपका सीधा ऊपर से है, रेड लाइन है हमारा, उससे कोई वास्ता नहीं, हम इतना सोच के जाते हैं, ये प्रोग्राम करना, ये करना, ये करना। लेकिन अफसोस है, बड़े कमज़ोर हो गए थे। मैं पिछले 3-4 साल से कह रही, और मेरे साथ कश्मीरी में बात करते थे जाते जाते, तो मैं तो कश्मीरी नहीं बोलती हूँ, कभी इंडिया में नहीं रहे, अगर रहती तो मैं ज़रूर बोलती, जब मैं सुनती भी नहीं हूँ तो मैं कहाँ से बोलूँ। तो मुझे कहते थे, मुझे बड़ा गुस्सा था तुम्हारी एक बात पर, तुम कश्मीरी क्यों नहीं बोलती हो। मैं कहती हूँ, मैं कैसे बोलूँ, कोई आता ही नहीं है कश्मीरी हमारे घर, कोई आए तो मैं बोलूँ, कोई सुनूँ तो। बस तरस के गए कश्मीर के लिए, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गए थे तो आ नहीं सकते थे। चलिए जो भी है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि इतना कम उनको पढ़ने का टाइम मिला, इतना कम वक्त दिया और इतनी इज्जत दी इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी। बस शुक्रिया, सो ग्रेट ऑफ यू। कि ये रही रजनी कोल की कहानी, उनके हस्बैंड महेंद्र कोल के बारे में। इनका घर आबाद है, अब ये तो खैर रहे नहीं, 2021 में ये चल बसी और ये लंदन के शहरी है। अब इनकी बेटी जो है लंदन की एक बड़ी जजों में शुमार होती है। तो इस शख्स के बारे में, इस कपल के बारे में, ब्रॉडकास्टर्स जो दोनों थे, अगर इनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई वाक़या आपको पता हो, आप तो इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं या आप हमको भेज सकते हैं, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से इस कहानी को महफूज करें। तो हमें इंतज़ार हमेशा रहता है और रहेगा आपके रिस्पॉन्सेस का, आपकी आरा का, ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना पाएँ। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप का साथ रहा है, आप देख रहे हैं और आप हमको रिस्पांस भी दे रहे हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो।